आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और बेबाक मुनसिफ में आप सभी का खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की बड़ी बहस बेबाक मुनसिफ में आज बात करेंगे मुल्क में दहशत गर्दाना हमलों से जम्मू कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में क्यों है। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कहा जाता रहा कि 370 के खात्मे और इंतखाबात में पुरजोश अवामी शमूलियत के साथ जम्मू कश्मीर नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। टेररिज्म आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है और इस बीच स्टेटहुड के मुतालबात और यूटी इख्तियारात के साथ सरकार भी चलाई जा रही है। फिर पहलगाम हमला हो जाता है और सिंदूर ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया। सरकार कहती है कि ऑपरेशन अभी रुका हुआ है। इसी बीच दिल्ली में कार धमाकों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमनो अमान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुल्क भर में मुश्तबा अफराद के खिलाफ छापे मारे गए, तो वहीं काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तहकीकात के लिए छापे मारे। इन मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं दिल्ली धमाके में मुलविस अफराद को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को हिरासा करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि 2019 के बाद ये रुझान नहीं रुका और कहा कि अब सवाल सिक्योरिटी के जिम्मेदारों से पूछा जाए। वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मुजरिमों को सज़ा देने के नाम पर बेकसूर लोगों को गिरफ्तार न किया जाए। सवाल ये भी है कि दहशतगर्दी में पढ़े लिखे अफराद क्यों मुलविस हो रहे हैं और इसको लेकर सियासी दानिशवरों को तशवीश है और वादी के सियासी लीडरान दिल्ली हुकूमत से वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन की वजूहात की तहकीकात को अभी मुतालबा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी लीडर कहते हैं ऐसे हालात में स्टेटहुड का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल दिल्ली में धमाका किया गया और श्रीनगर नौगाम में पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ। हलाक तो मासूम और बेकसूर अफराद ही हुए। सवाल यह है कि मुल्क में दहशत गर्दाना हमलों से जम्मू कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में क्यों है। तो इस मुद्दे पर बात करने से पहले कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, फिर बहस पर जाएंगे। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं। ये तो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने ये हादसे में मुलविस थे। आप बेशक उनको सजा दे दीजिए जो आप देना चाहते हैं, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिव पनिशमेंट देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। We believe that this growing trend of white collar involvement in terror activities is extremely worrying and must be stopped at all costs. इस्लाम में खुदकुशी हराम है और ये हम भी जानते हैं, एक सीधा साधा मुसलमान। मुझे बताइए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इन टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रही है, इनको इनके पीछे बचाव के लिए आती है, क्या ये शहीद है? आखिरकार हम तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट नीलोफर मसूद, एडिशनल स्पोक्सपर्सन NC, और दूसरे मेहमान पूर्णिमा शर्मा जी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैं, सोफिया कुरैशी, एडिशनल स्पोक्सपर्सन PDP, और ख़ास मेहमान कैप्टन अनिल गौर साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। नीलोफर साहबा, जिस तरह से दिल्ली धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर क्या ये असरात क्यों मुरतब हुए हैं? देखिए जिलानी साहब, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, उसके साथ 35A भी एब्रोगेट हो गया जी, सबसे बड़ी वजह जो पूरी दुनिया को कही गई कि जो आतंकवाद है 370 और 35A की वजह से है। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे टारगेट किलिंग थी। आपने देखा रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ। इतना ही वो टेरर अटैक नहीं, अभी आपने रिसेंटली अब दिल्ली का ब्लास्ट देखा। दिल्ली का ब्लास्ट जो है, आप खुद जानते हैं, जब पहलगाम ब्लास्ट हुआ पूरा जम्मू कश्मीर जो था वो सड़कों पर आया। उन्होंने एहतजाज किया उस टेररिज्म के खिलाफ, कहा कि हम वैसे ये लोग हो ही नहीं सकते जो अपने निहत्ते मेहमानों पर गोलियां चलाए और खामखा उनको शहीद होना पड़ा। यहाँ पर आप खुद जानते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद क्या असरात रहे हमारे जम्मू कश्मीर पर। सारा टूरिज्म खत्म हो गया, बैकबोन जो हमारी इकोनॉमी की थी वो सारी खत्म हो गई जी। उसके बाद आपने देखा अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ। दिल्ली ब्लास्ट में आपने खुद देखा कि जो व्हाइट कॉलर का टेररिज्म कहा जाता है, इसमें आपने खुद देखा होगा कि जब
माननीय अमित शाह जी जब उन्होंने पार्लियामेंट में भी बयान दिया, पार्लियामेंट के बयान भी बयान दिया, कहा कि इस टेररिज्म की सोच के साथ कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी लोग जो है वो जमहूरियत में बिलीव करते हैं। और वो आपने देखा भी जब इलेक्शन हुए 55% टर्न आउट वोटिंग का रहा। जब ये मुट्ठी भर लोग हैं तो मुट्ठी भर लोगों को सेग्रीगेट करने की जरूरत है। बिल्कुल। एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है कि एजुकेटेड लोग, क्या वजह है, इसमें डीप पेनिट्रेट होने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि किस वजह से ये लोग जो है इन्होंने नौकरियां भी कर रहे थे, कमा भी रहे थे और अच्छे पोस्ट भी थे उनके पास, तो क्या वजह है कि ये टेररिज्म इन्होंने चूज किया। इसको बहुत ही डीपली एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि सब हमारी कंट्री के लिए। जी, ये देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त बहुत गौर करने की जरूरत है सभी को, तशवीश है चीज को लेकर। पूर्णिमा जी, जिस तरह से 370 के बाद कहा गया था कि दहशतगर्दी का खात्मा है, आखिरी पायदान पर है, क्या सूरत हाल में बेहतरी आई है? लेकिन फिर इस तरह की चीजों को देखते हैं तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। आपके अकॉर्डिंग जैसे मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, 2019 और 19 के जो दशक है जी, इनको खुद ही कंपैरिजन करना चाहिए था कि कैसे हालात पहले थे और 2019 के बाद हालात कैसे हैं। ये खुद इनको वक्तव्य के माध्यम से जस्टिफाई करना चाहिए था। 2019 से पहले इनके पास स्टेटहुड भी था। इन्हीं के दशकों में जब ये सत्तारूढ़ थे तभी ये आतंकवाद भी पनपा जी। और आज ये सारा उलाना जो देते हैं वो मात्र 370 के एब्रोगेशन और 35A के एब्रोगेशन को जिम्मेवार ठहराते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना जो टिप्पणीकार इनके नेता हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं अपने आप शब्दों में गलानी आती है कि क्या ये टिप्पणीकार हैं या ये रोकथाम में अपने आप को सहायक सिद्ध कर सकते हैं। जी जी, शोकिया जी, असल मुद्दा है क्या? 370-35 से तो एक सियासी मुद्दा है जिस पर सियासी खेल हो रहा है, ठीक है, लेकिन आवाम के मसाइल, आम लोगों की ज़रूरियात, उनकी नीड्स, वो कहीं ना कहीं उस पर नज़रअंदाज किया जा रहा है सियासी तौर पर। ये असल है या फिर 370-35 है कि उसके बाद इस तरह के हालात बन रहे हैं, 19 के बाद कुछ नहीं हुआ, सरकार कुछ कहती है, अपोजिशन कुछ कहती है? क्या असल मुद्दा? आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ा है इससे? जिलानी साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं इन्हें मेरी तरफ से आदाब और सलाम। देखिए जिलानी साहब, 370 और 35A का जो मामला है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हमारी जो पहचान है, अगर आप एक शख्स है, आप ये सोचें कि अगर उसका कोई नाम ही नहीं है तो उसकी पहचान क्या होगी। इसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के लिए 370-35A ये हमारी पहचान थे, हमारा स्टेटहुड हमारी पहचान था, जो कि अब हमारी पहचान जो है वो खो चुकी है। और लोग जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, परेशान है। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक सरकार को चुना था, बहुत से मामलों में हमारी सरकार भी फेल हो गई। लेकिन इस वक्त जो मामला है, इस वक्त मामला है कि दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है, एक ब्लास्ट होता है जिसकी निंदा हर पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे हमारी सभी सियासी जमातों ने की, क्योंकि इसका असर कश्मीर पर पड़ रहा है ना सीधे तौर पर। जी, उस घंटे के अंदर अंदर सबने उस पे उसकी निंदा की। ठीक, लेकिन फिर हमारे न्यूज चैनल्स और हमारे जो बाकी लोग हैं इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं कि खलनायक बना देते हैं कश्मीरियों को। देखें, अगर जिस तरह का हादसा दिल्ली में पेश आया, क्या कश्मीर में हादसा पेश नहीं आया? वहां बेगुनाह लोगों की जान नहीं गई। बिल्कुल। लेकिन ये एक देखिए, ये सिक्योरिटी का मामला है। अगर हमारी चैनल्स ने कश्मीरियों को खलनायक बनाया और हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर हर इंसान जो है, हर नागरिक है, वो दरोगा बना फिरता है, वो हर उस राह चलने वाले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो उसका कार्ड चेक कर रहा है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है,
यानी हमारी मरकजी सरकार ने और उनके नैरेटिव चलाने वाले न्यूज चैनल्स ने जी लोगों को ये आजादी दी कि जहां कश्मीरी है उसकी तजलील करो, जहां कश्मीरी है उस पे उंगली उठाओ, ये इजाजत क्यों दी? ठीक। अगर ठीक है 2 मिनट के लिए अगर इस तरह का वाक़ा जो है वो पेश आया, तो इसको इस तरह से न्यूज चैनल वाले क्यों नहीं कहते हैं कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी हार, सिक्योरिटी लैप्स, इसको इस तरह का नैरेटिव क्यों नहीं चलाया जाता है? इसको ये क्यों नहीं कहा जाता है कि कैसे लाल किले तक ये सब कुछ पहुंचा? अगर किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं, उसकी भी जांच हो रही है। देखिए, सरकार हर चीज को सीरियस लेती है। ऐसा नहीं है कि आपके कहने पर या मेरे कहने पर सरकार इस पर नहीं सोचती। सरकार हर चीज का जायजा लेती है। ठीक है, सवाल यह है कि कश्मीरी मुतासिर हो रहा है, कश्मीरी मुतासिर हो रहा है, कश्मीर के लोगों पर इसका असर हो रहा है। ये अहम मुद्दा है। सिक्के के दो पहलू, जिलानी साहब, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी बिल्कुल। तो क्यों एक ही पहलू दिखाया जाता है? क्यों हमारी यहाँ की जमातें जो हैं उनको ये कहा जाता है कि हम दहशतगर्दों का साथ देते हैं? ठीक, क्यों है? ठीक। अब कौन ऐसा होगा कि जो ये कहेगा कि यहाँ तबाही हो? कोई नहीं ऐसा चाहेगा। ठीक है। अनिल गौर साहब, क्या वादी में दहशतगर्दी में बढ़ते हुए जो तालीम याफ्ता अफराद का मुलविस होना, क्या एक नया पैटर्न बन रहा है? पढ़े लिखे अफराद का दहशतगर्दी के साथ जुड़ते रहना, क्या वजूहात हो सकती हैं? अब तक कश्मीर को जिस अंदाज में पेश किया गया, कश्मीर उससे बाहर आ रहा था, फिर अचानक ये जो वाक़यात हैं, फिर कश्मीरी मुतासर, कश्मीर के आम लोग हो, कारोबारी लोग हो या पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जो दीगर स्टेट में रहते हैं, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन ये नया पैटर्न कुछ लोगों की वजह से कश्मीर क्यों मुतासर हो? सवाल ये है। साहब, बात यह है, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जी, इनको सोचने की जरूरत है और इनके आवाम को सोचने की जरूरत है कि एक शख्स जो डॉक्टर बना हुआ है, जिसने कसम खाई है, हिपोक्रेट बहुत जो लेता है कि मैं लोगों को बचाऊंगा, लोगों की जान बचाऊंगा, उनकी देखभाल करूंगा, वो एक जिहादी बन जाता है। ये क्यों? ये सवाल ये है जी। सवाल ये नहीं है कि सिक्योरिटी लैब्स है, सवाल ये नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है या मीडिया क्या कर रहा है। असली सवाल ये है कि नौजवान भटक क्यों रहा है। गिरबान में झांक के ये देखना पड़ेगा इनको। क्यों कि इतने एजुकेटेड लोग जो हैं, जिसने कसम खाई है, जो डॉक्टर हैं, अब पहले इंजीनियर तो थे ही, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे, कोई सिविल इंजीनियर भी थे, मैकेनिकल इंजीनियर भी थे जो पकड़े गए हैं, जो बॉम्ब बनाते हुए। और अब ये डॉक्टर्स हैं। ये तो अभी 6-7 जो डॉक्टर्स हैं कश्मीर के हैं, एक वहां पे गुजरात का भी है जो रिसेंट बना रहा था, तो सबसे पॉइजनस सब्सटेंस है, और उसने एमबीबीएस वगैरह की और टॉक्सोलॉजी में की हुई है। तो सवाल ये है, ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब है, इसका जवाब देना चाहिए इन लोगों को कि इसमें सोचे। ये क्या है, ये डाइवर्ट कर देते हैं जी, देखो जी हमें बदनाम कर रहे हैं। कोई किसी को बदनाम नहीं कर रहा जी। अगर आप देखेंगे, जब से पाकिस्तान ने, आईएसआई ने और ऑपरेशन टोपैक जो जनरल जियाउल हक ने शुरू किया जी, उसके अंदर कौन शामिल हुआ? आर्म्स उठाए, किसने उठाए जी? ठीक है, आपने 4 लाख कश्मीरी पंडित वहां से भगवा दिए, वो किसने भगाए? ये सारी बातें जो हैं, ये सारा सोचना पड़ेगा। हाँ। आप अपने आप को, वो कहना है, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते, नहीं जी हमें बदनाम कर रहा है जी। आप इसका जवाब दीजिए ना। ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, इनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों इनके बच्चे हैं। आप मेरे को बताइए, 4 लाख कश्मीरी पंडित वहां से आपने भगा दिया, उनमें से जिहादी कोई नहीं ना बना? हाँ, उसने तो मामले ना बनाए, उनमें भी डॉक्टर है। बल्कि जब वो वहां पे गए हैं, तो उनको भी, उनके उधर भी अभी उनको मार के वहां पे गोलियां चला के तो उनको भगाने की कोशिश की है। लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी के जो लीडर हैं, वो कहते हैं कि ये जो व्हाइट कॉलर टेरर है, ये नौजवानों की तहकीक होनी चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। कंप्लीट करने दीजिए ना जी, जी। ये सवाल जब तक इसका जवाब नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल, इसका जवाब चाहिए ना गौर साहब। ऐसे में क्या करेंगे जी? ये आपका सवाल वाजिब है अपनी जगह, लेकिन क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयां हैं उसको लेकर भी सियासत हो रही है, और उसमें कुछ सच्चाई भी है कि बेगुनाह लोग भी जो है इसमें पिस जाते हैं।
तो निगरानी का तरीका क्या मुख्तलिफ होना चाहिए, क्या हो सकता है तरीका? देखिए, जब सिक्योरिटी जब ये ऐसे चलता है, इसमें आप कहते हैं बेगुनाह लोग। जी। अब आप मेरे को बताइए, जी, वो डॉक्टर जिसने 8 लाख रुपया दिया उमर को, जो अनंतनाग में वहां पे डॉक्टर है, वो हरियाणा की डॉक्टर है वो, आप कहेंगे जी बेगुनाह है, पर उसने 8 लाख रुपया दिया, उसके मनी ट्रेल आया कि नहीं सामने? हाँ। बात ये है कि ये बेगुनाही वाली बात नहीं करें, क्योंकि जब सिक्योरिटी फोर्सेस काम करते हैं, जब आपका मोबाइल है जी, आपने जिससे बात की, जिससे मैसेज किया, जिसको मैसेज किया आपने, वो सारा आएगा सामने। इसीलिए उमर ने अपने भाई को कहा कि मेरा मोबाइल जो है पानी में फेंक दो ताकि पता ना लगे जी। उसमें जब वो भाई से जब पूछताछ की गई, वो मोबाइल रिट्रीव किया, उसका डाटा रिट्रीव हुआ, उसके अंदर वो दिखाया, उसने तो पूरा बोला कि मैं जिहाद करूंगा क्योंकि मेरे को तो ये करना है, क्योंकि ये हमारा रिलीजन कहता है जी। तो बात यह है कि ये चीज जो है इसके अंदर सोच विचार करना है लोगों को, क्योंकि पॉलिटिकली जब तक आप इसको, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, जब तक इसको नहीं सोचेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके अंदर नहीं झांकेंगे, तो ये कुछ नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल नहीं, कसूरवारों को सारे लीडर तो कहते हैं कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाए, कहने की बात नहीं, ये सब एकजुट है इस मामले। देखिए, कहने की बात नहीं है, कहना तो बहुत आसान है। हाँ। अब कहते हैं वो उमर साहब कहते हैं कि देखो जी कश्मीरी को हमारे को नहीं, तो ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। आप मेरे को बताइए एक्शन क्या लिया आपने अपने ऊपर? बिल्कुल। और अनिल गौर साहब, एक चीज है, दिल्ली हुकूमत को क्या कश्मीर में वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन की तहकीकात करनी चाहिए, जैसा कि मुतालबा भी हो रहा है कि हाँ इसकी तहकीक होनी चाहिए, और वजूहात क्या हैं ये भी जानना चाहिए। ये सियासी अवामिल हैं जो गुमराह कर रहे हैं, या फिर बैरूनी ताकतें हैं जिससे मुतासिर हो रहे हैं ये लोग? रीजन क्या हो सकता है आपकी नजर में, गौर साहब? देखिए, अब रीजन तो ये जो अपने आप आपने बताया ना कि रीजन क्या है, क्योंकि ये लोग हम जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं तो हमने तो एविडेंस के ऊपर काम करना है ना। बिल्कुल, हमें एविडेंस मिलेगा, हम उसके ऊपर काम करेंगे। अब अगर एक वीडियो मिलता है जिसके अंदर उमर बोलता है कि जी हमारे उसके अंदर रिलीजन में कहा गया है कि जी ऐसे बिल्कुल ठीक है सारा कुछ, तो सिक्योरिटी फोर्स वाला क्या सोचेगा उसके बारे में? ठीक, ये तो जवाब जो ये कार्रवाई है, ये तो उधर के लोगों ने, उधर के पॉलिटिकल क्लास ने, उन्होंने देखना है क्या करना है, कैसे इसको टैकल करना है। बिल्कुल। मैं एक चीज मैं जरूर बार कहता हूं, आपके चैनल पे भी मैंने कहा है जी कि एक बहुत जरूरी है कि ये जितने 2000 मैं कहूंगा जब से 1990 से जब कश्मीर घाटी के अंदर टेररिज्म स्टार्ट हुआ है, उस टाइम के जितने ये आपके जो मस्जिदों में जो मौलाना आए हैं, कहां से आए हैं, उनकी शनाख्त होनी चाहिए, और वो क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, उसकी शनाख्त होनी चाहिए। बिल्कुल, जहां ये मुतासरा इलाके वहां तो हो रही है, लेकिन अब पूरे मुल्क में हो रहा है। एक मिनट ना, एक मिनट आप सुन लीजिए ना, एक मिनट। अभी भी इनके साथ में, ये डॉक्टर्स के साथ में एक जो पैरामेडिकल बंदा था जो अब मौलवी बना है, जिसको अरेस्ट किया है जी, और उसी के ग्रुप में तकरीबन 100 डॉक्टर हैं जो उनके साथ हैं, जिसको वो रेडिकलाइज कर रहा था। फिर जी अब आप बताइए जी, तो ये चीज है ना, बिल्कुल। आप अपने देखिए, अपने जो है, ठीक है, ये हो नहीं सकता कि आपको पता नहीं कि आपका जो हमसाया है, आपके जो घर के साथ में रह रहे हैं, वो क्या कर रहा है। ये तो छोड़ दीजिए, ये तो बात सिर्फ कहने वाली होती है। मेरे को पता है मेरे घर के साथ में जो हमसाया है मेरा क्या कर रहा है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कश्मीर घाटी में किसी को नहीं पता जी वो क्या कर रहा है। ये चीज है जी, बिल्कुल। ये चीज नजरअंदाज किसी को भी नहीं करनी चाहिए, उभरेंगे नहीं, चलता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तीनों से मेरा सवाल है, पूर्णिमा जी, नीलोफर साहब और शोकिया जी, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को सियासी मुतालबात से जोड़ा जा रहा है, तो क्या ये खतरा कितना संगीन है? दहशतगर्दी, स्टेटहुड, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? नीलोफर साहबा। देखिए, जिलानी साहब, पूर्णिमा जी ने भी कुछ बातें यहाँ पर की, जौहर साहब ने भी बातें की, कुछ तर्क भी उसमें बातें की। मैं वहां पर थोड़ा सा काउंटर करने, अनिल गौर साहब ने भी जो बोला है ना, वो बड़ा संजीदा बातें हैं, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सीधा अमन चाहिए, तो फिर इस पर भी गौर करना पड़ेगा, सियासत किए बगैर। साहब देखिए, सियासत मुझे लगता है कि इस चीज पर किसी को करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उससे घटिया
घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी कश्मीर की, इनको सबको मिलकर एक एंटी टेररिस्ट जो वॉक है, एक मुहिम जो है वो लाल चौक से छेड़नी चाहिए ना इनको कि हम टेररिस्ट के अगेंस्ट हैं। क्यों ये लाल चौक से बिल्कुल सही बात है, एकजुट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। क्यों नहीं शुरू करते? सियासत से ऊपर उठकर इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, सियासत नहीं करनी। जी नीलोफर साहब अपनी बात पूरी करें। नीलोफर साहब अपनी बात करें। जब यहाँ पर पहलगाम हुआ जी, वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ, तो आपको याद होगा कि हर कोई सिविल सोसाइटी बिना मजहब के, चाहे वो सारा कश्मीर उठ खड़ा हुआ था उसके खिलाफ। जी बिल्कुल, सारा कश्मीर उठ खड़ा हुआ। रोज रोज ये चीजें सर्टिफिकेट देना कि हम पेट्रियाटिक है, ये देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जंग हो गई, यहाँ के लोगों ने अपने घरों को छोड़ा और कहा कि जिस तरीके से जैसे बदला लेना है उस देश से जो टेररिज्म का हमें शिकार बना रहा है, आप कीजिए। हमें न अपनी जानों की परवाह है, न अपने प्रॉपर्टीज की परवाह है। फिर आपने खुद देखा उसके बाद भी क्या इफेक्ट हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी जी। कहना जरूरी समझती हूँ, लेकिन टेररिज्म जो होता है ये आप किसी मखसूस रिलीजन के साथ नहीं जोड़ सकते। मदरसों में लोग क्या पढ़ते हैं, मस्जिदों में क्या लोग पढ़ते हैं, ये एक सेग्रीगेट करने की कोशिश की जाती है एक मुस्लिम कम्युनिटी को। देखिए, अगर मजहब के साथ ये चीजें जुड़ी होती, शायद समझौता एक्सप्रेस जो था वहां ब्लास्ट वो नहीं हुआ होता, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ शायद नहीं होता, मालेगांव है वहां नहीं हुआ था। रिसेंटली कुछ ही दिन पहले अजीत डोभाल साहब ने कहा कि आपको दूसरे रिलीजन के लोगों को, स्पेशली हिंदुओं को इन्वॉल्व किया जाता है टेररिज्म में। दूसरा देश जो कोशिश करता है कि मुसलमानों पर या दूसरों पर, क्योंकि वो ऑलरेडी नजर में है, उन लोगों को ले आए ताकि वो मुलवस हो जाए टेररिज्म में। एक बहुत ही सीरियस कन्फेशन है, एक स्टेटमेंट है जो अजीत डोभाल साहब ने कहा। कहने का मतलब यही है मेरा कि जो टेररिज्म है ये क्रिमिनल बिहेवियर है। ये कोई रिलीजन, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख किसी का भी मजहब है, ये नहीं सिखाता कि आप एक इंसान को मारो। इस्लाम में हम पढ़ते हैं कि अगर आप एक बेगुनाह इंसान को मारते हैं तो आप पूरे ह्यूमैनिटी का कत्ल करते हैं। बिल्कुल, इस्लाम नाम से ही पीसते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है लोग रिलीजन का हवाला देकर, जैसे एक वीडियो भी आया, रिलीजन का हवाला देकर किसी मजहब को बदनाम करना, ये कतई तौर पर न इस्लाम है, न हम इस चीज के साथ, या कोई भी मुसलमान जो है वो इस चीज के साथ हो सकता है। जी पूर्णिमा जी अपनी बात रख लीजिए। ठीक, पूर्णिमा जी, दहशतगर्दी, सियासी मुतालबात, स्टेटहुड और दहशतगर्दी को जोड़कर देखा जा रहा है इस बार। इसमें स्टेटहुड का कोई भी इसके साथ कोई मिलाप नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। जी आपने देखा होगा जब स्टेटहुड थी हमारे जम्मू कश्मीर में, जब स्टेटहुड थी तभी जो चरम सीमा पर जो थी आतंकवाद था। और आपने देखा होगा कि 2019 के बाद कितनी परसेंटेज आतंकवाद में हमारी गिरावट आई थी। जितनी पत्थरबाजी होती थी, जितने कैलेंडर निकलते थे, जितने शटडाउन होते थे, क्या उनमें रिवाइवल नहीं हुआ? क्या उसमें हमारा टूरिज्म नहीं बढ़ा? इनको अपने तथ्यों को खुद ही साकार करना चाहिए। ये सियासी मुद्दे सिर्फ टिप्पणीकार नहीं बनने चाहिए। हमें इन सब टिप्पणियों से ऊपर उठकर, सियासत से ऊपर उठकर आतंकवाद के मुद्दे को कैसे हल किया जाए, उसके अगेंस्ट कैसे हमें एकजुटता के साथ खड़ा हुआ जाए, मैं उसके लिए आह्वान कर दी। बिल्कुल, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि इस मामले में पूरे कश्मीर की सियासी पार्टियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। शोकिया जी, क्या कश्मीर में जिस तरह से इंतखाबात हुए, सारी चीज़ें हुई 2019 के बाद 25 तक, आज भी 2 लोगों ने हलफ ले लिया, 90 की पूरी टीम हो गई है असेंबली, लेकिन क्या इंतखाबात के दौरान अवामी शमूलियत जिस तरह से हुई, क्या वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ इशारा थी? तो फिर यह क्यों हो रहा है? सवाल अपोजिशन के लिए भी है, सरकार के लिए भी है। देखिए, 2019 के बाद जो हमसे वादे किए गए, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं लोग उस वक्त एकदम से खामोश हो गए। उतनी ज्यादा उन्होंने नाराजगी नहीं दिखाई जब 370 चला गया। कहीं ना कहीं शायद लोग यूं समझते थे कि कश्मीर के साथ कुछ बहुत अच्छा होगा, जो कि नहीं हुआ। हमें सिर्फ धोखा ही उस नाम पे मिला। अभी ये कह रही थी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता कि हमें सभी पार्टी को
लाल चौक से एक मार्च करना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल आपने सही कहा। और नीलोफर साहिबा, मुझे लगता है कल ही आप, मैं और ये मोहतरमा भी चलते हैं। हम सिर्फ लाल चौक से ही नहीं करेंगे, जो है मार्च करेंगे, बल्कि हम पूरे हिंदुस्तान में करेंगे जी। आप देखें कि अगर यहाँ का कोई ऐसा शख्स किसी मिलिटेंसी में मुलविस पाया जाता है तो हम सबको उसकी सजा मिलती है। लेकिन अगर दरिंद्र शास्त्री खुलेआम ये लफ्ज कहते हैं कि मुसलमानों को खत्म कर दीजिए, उन पे कोई ना केस होगा, ना उन पे कोई कदगल लगाया जाएगा, इसलिए कि वो हिंदू हैं। ये इसलिए है। अब यहाँ के बहुत से आए, अभी उन्होंने कहा गौर साहब ने कि यहाँ पे इन्होंने कसम खाई थी कि वो पब्लिक को सर्व करेंगे और अपने देश के प्रति वो ईमानदारी दिखाएंगे। तो क्या ये मुट्ठी भर लोग हैं ना, कोई सभी कश्मीरी तो नहीं है। क्या हिंदुस्तान के कुछ अफसर ऐसे नहीं थे जो जिनका ताल्लुक आरएसएस से भी था और वो आईएसआई के एजेंट भी थे और सारी उन्होंने यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां पहुंचाई? क्या वो इस देश की वासी नहीं थी? क्यों आप लोग हमारे लिए एक अलग कानून रखते हैं और बाकी जो देश के लोग हैं उनके लिए एक अलग कानून रखते हैं? अगर मार्च करना ही है तो चले सभी मिलके हम मार्च करते हैं और हिंदुस्तान पूरा भारत में घूम के आते हैं। लेकिन कानून के हाथ सभी के लिए हैं, कानून सभी के लिए है। क्या कहा आपने? कौन जो मुलविस रहेगा दहशतगर्दी में, टेरर के मामले में, कानून उस पर कार्रवाई कर रहा है और करेगा भी। गौर साहब, एक चीज और यहाँ पर यह है कि दिल्ली धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर में दोबारा कशीदगी का बढ़ना, जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, तो सिक्योरिटी खतरे की निशानदेही करता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जो विक्टिम मूड का कार्ड है ना, जी, ये पॉलिटिकल पार्टी को बंद कर देना चाहिए। ये जो विक्टिम मूड का कार्ड खेलते हैं ना कि जी देखिए जी हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ये कहते हैं जी, ऐसे कहते हैं। मैं आपको 10 इंसिडेंट्स देता हूँ। डीएमके का वहां पे जो है चीफ मिनिस्टर कहता है सनातन हम मिटा देंगे हिंदुस्तान से। इसका मतलब सारे हिंदुओं का खड़ा हो जाना चाहिए, उनको जिहादी बन जाना चाहिए जी। बताइए मेरे को। वो उनका हैदराबाद में ओवैसी का भाई कहता है 15 मिनट दे दीजिए, हम इनको हिंदुओं को यहाँ से खदेड़ देंगे। तो ये बातें है ना, ये सियासी बातें करते हैं ना। इसी बात पे सारा जो ये विक्टिम मूड का कार्ड खेलते हैं, ये इसी में रह गए हैं जी। लेकिन गौर साहब, ये सियासी तौर पर दोनों तरफ से हो रही है, ये बातें दोनों तरफ से होती हैं और ये सियासतदान कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी आप हम नहीं करते। विक्टिम मूड का कार्ड तो नहीं ना खेल रहा कोई जी। मेरे को बताइए, विक्टिम मूड का कार्ड कौन खेल रहा है? नहीं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये इस तरह के जो बयानात है ना, ये कहीं ना कहीं दोनों कानून मुसलमानों के लिए अलग, आप कहते हैं बिल्कुल नहीं, कानून मुसलमानों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग, बिल्कुल नहीं, कानून सबके लिए एक है। अलग नहीं है, सिचुएशन तो ऐसी आ जाती है ना। क्यों बार बार इसको, ये आप अपने लोगों को ये बताते रहेंगे तो ये मेरे को बताइए, जो लोग हैं आपके, उनको क्या समझ आएगी? उनको यही समझ आएगी ना। आप देखिए, जब तक की सद्भावना से ये भारत दर्शन के टूर बच्चों के नहीं हुए जी, तब तक वो यही सोचते थे कि जो वैली के अंदर है वही सारा कुछ है। हिंदुस्तान के अंदर तो बड़ी तबाही हो रही है मुसलमानों के साथ। जब बच्चों को लेके गए यहाँ से बाहर, तो उनको पता लगा कि नहीं हिंदुस्तान में क्या है। हाँ, चीज तो ये है, आप जो उसको सिखाएंगे बच्चों को, वो उन्होंने वही सीखना है। बच्चे तो मासूम होते हैं ना। आप 60 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को उधर उसको क्या क्या सिखा रहे? मैं तभी बार बार कहता हूँ, करना सिखाएंगे तो बहुत जरूरी है आपको देखना जी। आप कहते हैं, देखिए मैं अब आपको 1 मिनट जी बयान पढ़ के सुनाता हूँ उसको। जब ये इसको इमाम जो है ये, अरे आप दूसरों के बयान भी पढ़िए ना। इरफान अहमद जो गौरक्षक के नाम पर यहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या सबको नहीं पता? लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि हिंदू है वो सारे 312 थे और उसका टेलीग्राम चैनल क्या था? देश में रहना होगा, आपको क्या कहना है? आप इसको सद्भावना के रूप से आप देखिएगा, राष्ट्रवादी कश्मीरियत की तरफ देखिएगा। आप किस तरफ जा रही है? नाम पर सियासत चली, गाड़ी के नहीं, रुक जाइए पहले। नहीं, ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं सियासतदानों के बोलते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता। बयान पढ़िए ना सियासतदानों के, नहीं, सियासी लीडरों के बेतुके बयान। नीलोफर साहबा, गौर साहब का बोलना सही है
कि जब इस तरह के गैर ज़रूरी बयानात दिए जाते हैं और मजहबी लीडर चाहे वो किसी भी तरह के हो, हिंदू मुसलमान वाले जो बयानात है ना, ये कहीं ना कहीं आम आदमी को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू को भी करना है, बिल्कुल वहां पे रखते हैं, उनको करना है। हिंदू मुस्लिम वाली सियासत के बयानात ही कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहे हैं। नहीं रहेगा, ये बयानात दोनों तरफ से आ रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इस बार जिस तरह की चीजें सामने आ रही, गौर साहब उसकी निशानदेही कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक कौम को गुमराह कर रहा है। छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, यहां पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा कि इस वक्त जिस तरह की दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी है, इसमें फर्क करने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। बेबाक मुंसिफ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के बाद जम्मू कश्मीर क्यों मुतासर होता है, इस पर बहस हो रही है। खास 3 मेहमान जो पॉलिटिकल पार्टी से है और अनिल गौर साहब जो कि एक्सपर्ट हैं, इस तरह के मामलों पर नज़र रखते हैं, फ़ौज से ताल्लुक़ रहा है। मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन से जानना चाहूँगा, क्या इस वक्त दहशतगर्दी, टेररिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के दरमियान अब फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है? पूर्णिमा जी सॉरी। मैं आपके वक्तव्य से कहीं ना कहीं सहमत हूँ जी कि जितने भी हमारे आतंकवादी हैं और कॉमन मैन हैं, उनमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। उनको चिन्हित करके और उनको सही मुकाम पे पहुंचाना, उनसे सही इंटेरोगेट करके, और जो हमारे देश के खिलाफ हैं उनको उनके अगेंस्ट सही कार्रवाई करते हुए उनको अपने, मेरे पास शब्द नहीं है, जो कॉमन मैन को पीड़न करते हैं उनको पीड़ना पहुंचाते हैं। हमारे जो कॉमन मैन हर्ट होते हैं इस आतंकवाद से जी, मैं उनके खिलाफ अपने उन शब्दों को बयान नहीं कर सकती अपनी वोकैबुलरी के माध्यम से कि क्या शब्द, लेकिन सियासी लीडर भी अब मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ इशारा करते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। सियासतदान भी अब कहीं ना कहीं इस तरह की बयान देकर अपने आप को साबित कर रहे हैं, चाहे वो इधर के हों या उधर के हों। सवाल ये भी है, मैं मजहब को कभी भी इसके बीच में लाने की चेष्टा नहीं करूंगी। बिल्कुल, राष्ट्रवादी और राष्ट्रवाद के खिलाफ जो काम करेंगे उनको, उस आतंकवाद को चिन्हित करते हुए उनको, मैं कह रही हूं कि मेरे शब्द भी नहीं यूज करती, उनको उस जन्म में पहुंचाना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा जहन में सवाल ना उठा सके जो राष्ट्रवाद के अगेंस्ट खड़ा हो सके। बिल्कुल शौकिया जी, दहशतगर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी, अब सियासी लीडर भी इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, क्या किया जाए? इस वक्त मुझे लगता है कि कोई भी इस चीज पे सियासत नहीं कर रहा है और ना ही करनी चाहिए, ना ही करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जिन्होंने कसूर किया है बस उनको सजा दी जाए, उन्हें ढूंढा जाए, उनकी जांच की जाए, ना ये कि जो बेकसूर लोग हैं उनको सजा दी जाए। देखिए, अगर किसी का घर ब्लास्ट कर दिया जाता है, सर्दियों के दिन है, तो ये कोई ठीक बात नहीं है ना। आप देखिए पूरे मोहल्ले में और भी घर में जो और भी तबाह हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक्ट होता है कि सियासी पार्टियां जो है वो बात करने पे मजबूर हो जाती हैं, चाहे हम हैं चाहे कोई और है। तो इस तरह का अमल हो ही क्यों कि यहाँ से जो हमारे बाहर काम करने वाले लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी बच्चियां जो बाहर पढ़ती हैं, तो क्यों उनको फिर वहां पे, मैंने जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि जेएनयू से बाहर का जो हर शख्स है वो दरोगा बना हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी इसको सियासत और मजहब को मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाज उठाने की जरूरत है कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको आप कसूरवार ना ठहराएं। आप अपनी जांच करें, जो भी इस वक्त जरूरत है वो जांच करें, लेकिन जो बेगुनाह है उन्हें आप कसूरवार ना ठहराएं। जी नीलोफर साहबा, देखिए जिलानी साहब चाहे एक्सट्रीमिस्ट है जो अपने प्रोपेगेंडा को आगे चलाने में हमेशा पहल करते हैं, और या चाहे दुश्मन मुल्क, उनकी कोशिश ही है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो,
यहाँ पर जातियों को वो बांटे, यहाँ पर मजहब के नाम पर बांटे। कहीं हमें ये भी सोचना है क्या हम उनका प्रोपेगेंडा आगे तो नहीं बढ़ा रहे हैं। इस वक्त जरूरी है कि हर एक पेज पर हर कोई खड़ा है। पूर्णिमा जी ने बिल्कुल सही बात कही कि हमें रिलीजन को इसके बीच में नहीं लाना चाहिए और ना ही कोई मजहब ये कहता है। मैं भी वो कहती हूँ हर कोई कहता है। इस मंच पर भी यही एक मैसेज जाननी चाहिए कि हमें एकजुट खड़ा होकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ऐसे लोगों की निशानदेही करनी है और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि डेटरेंस के तौर पर वो पूरे देश में ऐसे एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों के खिलाफ वो चीज जाहिर करना बहुत जरूरी है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग या बच्चे जो दूसरे स्टेट्स में हैं, उनके साथ आप देख लीजिए जब से ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, अनफॉर्चुनेटली उनके लैंडलॉर्ड्स ने उनको अब अपने रेंटल हाउसेस से बाहर निकालने का अल्टीमेटम भी नहीं बल्कि बहुतों को निकाल दिया गया वहां पर। अब हॉस्टलों से भी उनको निकाला जा रहा है। कम से कम एक कलेक्टिव पनिशमेंट जो कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को देने की, इससे एलिनेशन बढ़ेगी। उस एलिनेशन को हमें खत्म करना है, बल्कि सिर्फ उन लोगों को ही सेग्रीगेट करना है जो इन चीजों में एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलव्वस है। नहीं ये कि वो बच्चे जो बेचारे इसमें मुलव्वस ही नहीं है या जो कमाने के लिए हिंदुस्तान में किसी जगह मजदूरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसको इस चीज की पनिशमेंट मिले। जी हमारा देश जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल लोग घबराते हैं जब इस तरह का मामला होता है, इस तरह की चीजें होती है, तहकीकात होती है तो लोग घबराते हैं, डर खौफ का माहौल बनता है। इसमें कोई शक नहीं, इसका असर कश्मीरियों पर हो रहा है। गौर साहब, क्या नेशनल लेवल पर टेररिज्म के खिलाफ और सख्त कानून के नाफिज करने की ज़रूरत है ताकि लोग गुमराह होने के लिए भी सोचें एक बार कि हम कैसे गुमराह हो जाएं, हो इस तरह से हो जाएगा। और ये जो मजहबी तरह दहशत है ना एक तरह की, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या कोई और लोग, उन पर भी नकेल कसने की ज़रूरत है। गौर साहब। मैं जब पीछे बात कर रहा था तो बीच में ये पॉलिटिकल लोग बोलने लगे। जी मैं आपको बता रहा था जी कि ये मौलवी इरफान अहमद जो है जी, जो पैरामेडिकल से मौलवी बन गया, उसके टेलीफोन के अंदर जो उसका टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है मेडिकोस फॉर खिलाफत। ठीक है, 312 डॉक्टर है उसके अंदर जी, और उसके अंदर ये भी थे जो अभी ये 7-8 जो अभी अरेस्ट हुए हैं जो इसके साथ में। अब आप मेरे को बताइए, जब ये 312 को जब इंटेरोगेट करेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टी वाले कहेंगे देखो जी आप इनोसेंट को क्यों कर रहे हैं। अब एक पार्टी है जिसका उनका अपना यूथ लीडर जो है वो भी अंदर रह चुका है उसके लिए, क्योंकि वो उसने जो है वो अभी बेल पे है। ठीक है नहीं, तो बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टी वालों को खुद सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। जी, आप अपनी सियासत चमकाने के लिए एकदम वो कर लेते हैं। अब सिक्योरिटी फोर्स वाला अगर गौर साहब एक चीज और जानना चाहूंगा, गौर साहब आप बेहतर बता सकते हैं। जी जी, एक मिनट कंप्लीट तो करने दीजिए ना मेरे को जी, ताकि जो कहते हैं अब ये 312 डॉक्टर हैं, जब इनसे पूछताछ होगी तो सबसे पहले पॉलिटिकल लोग कहेंगे तो देखो जी आप इनोसेंट को क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। पर जी, वो 312 कैसे आए नाम उनके पास, क्योंकि वो उसके टेलीफोन में थे। ठीक है नहीं जी, कि किसी ने अपना मैन्युफैक्चर तो नहीं ना किया, तो नेचुरली आप उनसे पूछताछ तो होगी ना, क्योंकि अगर उनके उसी ग्रुप में से 8 लोग जो हैं 9 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं अमोनियम नाइट्रेट और बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के सारे किस्से के अंदर, तो ये 312 से भी सुनाकर तो उसकी भी इंटरोगेशन होगी ना। तो ये चीज होती है। बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, देखिए जब 90 से जब शुरू हुआ, जब मनी ट्रेल एनआईए ने जब शुरू की, जब इन्वेस्टिगेट करनी जी, जितना हमारा चल रहा था, ये बार्टर सिस्टम चल रहा था जी, बॉर्डर खोले, जब सियासत उन्होंने कहा जी बॉर्डर खोले, बॉर्डर भी खोल दिया, हमने ट्रेड भी शुरू कर दिया, उसका पैसा कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था ना टेररिस्ट के पास जी। तो जब एनआईए ने मनी ट्रेल शुरू की, घोटाले जैसे लोग, जितने बड़े बड़े लोग जाल में फंसे हैं ना, ये बात होती है। जी अनिल गौर साहब एक चीज और जानना चाहूंगा, चूंकि आप ऐसा उठाता नहीं है कि भाई उसका गिलानी साहब की शक्ल नहीं अच्छी लगी उनको उठा लिया इसको ना। हाँ, जो लोग कनेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, लाजमी बात है वो दायरे में आएंगे कानून की सवालों के, लेकिन तरीक़ेकार क्या होता है
कि उठाया जाए और धर लिया जाए। अब जैसा कि आप बता रहे हैं 300 के करीब और ज़ायद लोग उस ग्रुप में शामिल थे। इंटरोगेशन तो होगी, सबसे बातचीत होगी, क्या होगा, सिक्योरिटी इसको तफ्तीश करेगी, लेकिन घर गिरा देना, तोड़ देना, बुलडोजर चला देना, ये एक तरह की नई सियासत है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एतराज है लोगों को। देखो ये जो इतराज है, मेरे को आप ये बताइए 13 लोगों ने क्या गलती की थी जिन जो मर गए हैं इसके अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर? जी आप मेरे को ये बताइए ना, उसमें एक लड़का था जो डबल शिफ्ट करता था, एक अकेला घर का कमाने वाला है वो। बिल्कुल। वो सवेरे बस की ड्राइवरी कंडक्टरी करता था, शाम को वो उधर वो जोमेटो की डिलीवरी करता था, इसके अंदर वो बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया। बिल्कुल, वो तो मासूम है, वो तो नाहक मारा गया। क्या गलती है बताइए? उसके घर वालों की क्या गलती है? क्या ये पॉलिटिशियन सर कहीं मिला उन बेकसूरों का क्या कसूर था? उन्होंने कुछ नहीं बोलना उसके लिए। उनको सिर्फ नजर आ रहा है कि जनाब देखिए जी, ये कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ वो हो गए, उसके खिलाफ हो रही है बातें। बात ये है, एक क्रिकेट मैच होता है, जब उसके अंदर बच्चे जो हैं पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं, तो नेचुरली दूसरों को तो गुस्सा आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब वो उनको गुस्सा आएगा, फिर आप कहेंगे देखो जी हमारे स्टूडेंट को मारते हैं। अरे भाई, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि ये देश है, ये देश जो है जिसका जो भी आप मेरे साथ सर्विस के अंदर आपके सामने है, लेफ्टिनेंट उमर फयाज जो था, उसका क्या कसूर था बताइए जी। जिसको उधर आपके उधर उन्होंने गला काट के रोक दिया। औरंगजेब का क्या कसूर था? हमारे साथ हमारे मुस्लिम भाई जो है वो मेरे साथ खड़े थे जी, गोली खाने के लिए खड़े थे। बिल्कुल भी आपके कश्मीर घाटी के अंदर, जैकलाई के अंदर इतने हमारे मुसलमान भाई हैं। अब ये समझने की अब जरूरत है कि दहशतगर्दी मजहब नहीं देखती, मजहब नहीं देखती दहशतगर्दी, लेकिन मजहब के नाम से ही गुमराह किया जा रहा है। रोके कैसे? सवाल ये है, मजहब नहीं देखकर आपने जैसा कि कहा कि आपकी सर्विस में हिंदू मुस्लिम सब थे, लेकिन सब पर मुतासिर हुए लोग, लेकिन मजहब के नाम पर ही गुमराह किया जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाए? वही बात है। देखिए, जब मैं कहता हूं कि आपको जो आपके मौलवी हैं, जो आपके वो लोग हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, उनकी शनाख्त करके उनका पता करना है, क्या पढ़ा रहे हैं वो, क्या नहीं करते। इसलिए कहता हूं जी, ठीक है ना जी। आप उसके अंदर अब ये जो वीडियो है देखिए, अब बड़ी मजेदार, ये मेरे ख्याल से इनके पॉलिटिशियन के पास भी आया होगा, जो उमर का है, ये जो वीडियो उसने बनाया और उसके अंदर उसके टेलीफोन में से निकला है, उसके अंदर वो क्या रहा है, ठीक है नहीं जी, सुसाइड वाला। सुन लीजिए, या उसके अंदर वो सुन लीजिए वो क्यों कर रहा है ये। तो ये उसको किसी ने समझाया है ना कि भाई हाँ ये लिखा हुआ है, ये तुम्हारे उसके अंदर है, तभी हाँ इसको करेक्ट करने की जरूरत है। नॉर्मल आदमी को इसको करेक्ट करने की जरूरत है। गुमराह हो गया, भटक गया, उसको किसी ने समझाया नहीं। ये कहीं ना कहीं अब हमारे अंदर, माशरे में ही, हमारी सोसाइटी में ही लोगों की जिम्मेदारी है। अब एक सियासी सवाल ये है, नीलोफर साहबा, पूर्णिमा जी, क्या कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अब सियासी हल जरूरी है? नीलोफर साहबा, मुझे लगता है सियासी हल भी बहुत जरूरी है। सियासत अपनी जगह है, टेररिज्म अपनी जगह है, जो कि प्रूव हो गया। क्योंकि अगर 370 के साथ टेररिज्म का कोई ताल्लुक होता तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती, तो शायद बेगुनाहों का जो खून बह रहा था तो वो बंद हो जाता बहना जी। तो मैं यहाँ पर अनिल साहब यहाँ पर काफी बातें उन्होंने की। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। देखिए, अदालतें हैं, अदालतें किस लिए हैं? आपने वहां पर प्रूव करना है। हमारा कानून ही है, हम एक बेस लाइन मानते हैं कि आप मुस्लिम को तब तक मुस्लिम नहीं कह सकते जब तक कि उसका गिल्ट बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट जो है प्रूव नहीं हो जाए। तो एक घर वाला जिसने पूरी अपनी कमाई अपने मकान में लगा दी, बच्चे में भी लगाई, पढ़ाई उसको दे दी, तालीम दे दी, लेकिन बदकिस्मती से वो टेररिस्ट निकला, उसके घर वालों का क्या कसूर? अगर कोई कसूर है वो अदालतों में ही प्रूव हो सकता है। फिर तो आप अदालतें बंद कीजिए, क्या जरूरत है फिर आपको अदालतों के रखने? क्या लंबे लंबे प्रोसीजर है? और कानून में क्रिमिनल लिखा है, वहां पर ये नहीं लिखा है कि अगर कोई क्रिमिनल काम कोई बुरा काम करता है तो उसके घर वाले भी मुलव्वस होंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर ही उसको सजा दी जाती है। पूरे घर को आप उसमें मुलव्वस नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2,
आपने सही कहा कि ये नहीं होना चाहिए, हर कोई चाहता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज आप बता दीजिए कि सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन में हर एक सेकंड के बाद हमारे नेशनल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज फला डॉक्टर को पकड़ा, उस डॉक्टर को पकड़ा, आज इस डॉक्टर को पकड़ा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम ये मानते हैं। अगर किसी ग्रुप पे 300-400 लोग हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए जो मुलव्वस है, लेकिन ये कैमरा में इन्वेस्टिगेशन हो, न कि क्राइम जो चले वो इन्वेस्टिगेशन मीडिया में हो। बहुत सारे लोग जिन डॉक्टरों को उठा लिया गया, जिनके नाम सामने आए, वो बेगुनाह होकर उनको छोड़ा भी गया है, लेकिन जो स्टिग्मा उनको नेशनल मीडिया ने दे दिया, वो स्टिग्मा कैसे खत्म होगा? सारे डॉक्टर तो मुलव्वस नहीं है इसमें। हमारे यहाँ हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में डॉक्टर्स है, सारे तो मुलव्वस नहीं है इसमें। कुछ चुनिंदा है जो इसमें मुलव्वस है और प्रूव भी हो रहा है कौन कौन है। लेकिन खुदा के लिए जिनकी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, क्या जरूरत है टीवी पर बोलना, अनलेस एंड अनटिल ये प्रूव नहीं होता कि वो सही मानों में इन्वॉल्व है। बहुत सारे जो छूट गए, आप उसे उसके मतलब जो उनका करियर था, जो उनकी रेपुटेशन था, वो मिट्टी में मिल गई। कौन उसको कैसे कोई कंपनसेट कर सकता? नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है, एक कलेक्टिव पनिशमेंट ना दी जाए, बल्कि जो इसमें मुलव्वस है आप कीजिए, सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है तरीके से कीजिए, ताकि वो लोग, वो मिस्टेक्स को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना मिले ब्रेकिंग न्यूज की तरह कि कल आपने क्या करना है इन्वेस्टिगेशन में, अब कौन कौन मुलव्वस है, उस चेन को ब्रेक करने की जरूरत है जी। और दूसरी बात, मैं इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट पढ़ा किसी मौलवी का या मुफ्ती का आपने पढ़ा। देखिए, हर कोई मौलवी और मुफ्ती जो है, जिसको सही मानों में इस्लाम पर नजर होगी, वो ये चीजें नहीं सिखाता। किसी ने एक प्रोपेगेंडा करके एक वीडियो डाल दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी मौलवी ने ही ब्रेन वॉश किया होगा, क्योंकि उसकी प्रूफ आपने देखने हैं कौन कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता है। ये हिंदू मौलवी क्या कहता है और इस्लाम क्या कहता है, इसमें फर्क करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। हाँ, मौलवी के नाम पर इस्लाम को या किसी मजहब को बदनाम नहीं किया जा सकता। पूर्णिमा जी और शोकिया जी, एक चीज और, भारत में या फिर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के जो पीछे माशी या समाजी वजूहात, इकोनॉमिकली या सोशल रीजंस हैं, क्या है जिसको दूर किया जाए? पूर्णिमा जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। इकोनॉमिकली अगर हमारे यहाँ पे जैसे 2019 के बाद जो हमारे कश्मीर के हालात सुधरे, मैं कश्मीर नहीं चिन्हित करूंगी, जम्मू कश्मीर के जो हालात सुधरे थे, आपने देखा था, फिर रवानगी जो है वो जम्मू कश्मीर में आना शुरू हो गई, ट्रेड शुरू हो गया था, हमारा टूरिज्म शुरू हो गया था, हमारा स्पोर्ट्स शुरू हो गया था, हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर चलना शुरू हो गए थे। हमें हमेशा डेवलपमेंट की तरफ और अपने रूहानगी की तरफ चलना चाहिए, ना कि दहशत की ओर। दहशतगर्दी को पूर्णता और कठोर वही से उनको चिन्हित करके ऐसी जगह मारना चाहिए जहां से वो पनप ना पाए। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में वैर करना। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही कहा शोकिया जी। अगर भारत या जम्मू कश्मीर में, वक्त कम है मैडम, प्लीज, दहशतगर्दी के पीछे माशी और समाजी वजूहात क्या हैं और उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी वजह है। एक अगर छोटा सा भी कोई हादसा होता है, मैं समाजी वजूहात पे बात करूंगी, क्योंकि मुआशी पे उन्होंने बात कर दी। देखिए, अगर कोई छोटा सा एक वाक़ा पेश आता है, उसको बहुत बड़ा बना के पेश किया जाता है, और उसमें फिर बाकी लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम सबको इसकी एक मिनजुमला सजा दी जाती है। तो इस चीज पे रोक अगर लगा दी जाए, ठीक है, अगर यहाँ किसी ने कोई कसूर किया है, उसका ये मतलब नहीं है कि सभी कसूरवार हैं। देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, जो वो भी दहशतगर्द है जो गोली चलाता है, और उससे बड़ा दहशतगर्द वो है जो बोली चलाता है। देखिए, गोली से एक इंसान मरता है, लेकिन बोली जो है, जबान की दहशतगर्दी भी बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सियासी इख्तिलाफात क्या कश्मीर में दहशतगर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रहे हैं, आपको लगता है, जिस तरह से माहौल बन रहा है कश्मीर में? शोकिया जी, सियासी इख्तिलाफात जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या दहशतगर्दी में इजाफा
ये भी एक कारण है सियासी इख्तलाफात की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जब आईना उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। आपने परसों भी देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने यही कहा था कि ये एक लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि हम कहते हैं अनपढ़ लोग हैं, इनको बहलाया फुसलाया गया होगा, ये तब दहशतगर्द बने। लेकिन आप देखें कि इस वक्त पढ़े लिखे लोग हैं जो 4-4 लाख रुपए की सैलरी करते हैं, तो क्या वजूहात है? हमें इसका जो रूट काज है वहां तक जाने की जरूरत है। लेकिन हम जब कोई इस तरह का वाक़ा पेश आता है तो कश्मीरी सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, वो उसके लिए हर तरफ से फिर मार है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे देखना है कि इसकी क्या वजह है। जी अनिल गौर साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, सियासी लीडरों के बयान भारत के लिए और कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें बदलाव की जरूरत है सरकारी तौर पर भी और सिक्योरिटी लेवल पर। अभी आपके पैनल में ही जो दो हमारे जो है जी हैं, अभी वो ये कह रहे हैं कि जी हमें ढूंढने चाहिए, हमें ढूंढने चाहिए। मैं इनसे पूछता हूँ, आप बताइए ना क्या है, आप हमारे पे क्यों, सिक्योरिटी वाले को क्यों कहते हैं जी आप ढूंढिए? आप रहते हैं उस माहौल में, आप रहते हैं उसके अंदर, आप बताइए ना कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? क्यों बच्चे आपके जो है वो बरकरार है? क्यों ये एजुकेटेड लोग जो है ये ऐसे बन रहे हैं, जिहादी बन रहे हैं? ये आप बताइए ना हमें। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। हमने अब सिक्योरिटी वाला क्या करेगा? वो तो जानता नहीं भाई क्या कार्रवाई करनी है, फिर आपने कहना इनोसेंट किया होगा। मुझे एक जगह बता दीजिए जहां पर कॉपरेट यहाँ के लोगों ने नहीं किया होगा, एक जगह मुझे बता दीजिए। हमेशा उन्होंने कॉपरेट किया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है ये सिचुएशन जो है एक्सपर्ट्स के पास है, उनको देखना चाहिए। जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है यहाँ के लोगों को, यहाँ के जवान, वो जो क्वेश्चन एलजी कर रहे हैं कि आपके बच्चे दहशतगर्द क्यों बन रहे हैं, आप इसका रीजन और उसका सलूशन दीजिएगा। एलिमिनेशन नहीं बढ़नी चाहिए यहाँ के लोगों। आप लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई मत दीजिएगा। आपने क्या कदम उठाए हैं आतंकवाद को रोकने के लिए? का शिकार हुए हैं वो खुद मुख्यमंत्री होते हुए क्या कदम उठाए हैं आतंकवाद को रोकने के लिए? होनी चाहिए लेकिन सिर्फ सियासी बयानात और टिप्पणीकार होते बनते के लिए क्या वो मुख्यमंत्री है या टिप्पणीकार है? जब ये 312 डॉक्टर उठाएंगे ना, और लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास से क्या कर रहे हैं फिर आप? लॉ एंड ऑर्डर एक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने, आप बताइए क्या स्टेप्स उठाए हैं उन्होंने आतंकवाद को लड़ने के लिए? आप बताइएगा क्या होमवर्क किया? सियासी बयानों के बीच यही मसला होता है। क्या हर कोई सियासत में यही कह रहा है भाई पकड़िए आप, लेकिन सारे लोग मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सियासत की जरूरत नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, नीलोफर जी, पूर्णिमा जी, शोकिया जी, अनिल गौर साहब, कि इस मुद्दे पर आपने बात की। कुल मिलाकर यही है कि सिर्फ मुल्क में अमन के क़याम के लिए सिर्फ सरकार की या सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि चाहे वो मुल्क हो पूरा या फिर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द के हमलों में एक बार फिर अमन व अमान की सूरत हाल को संगीन बना दिया है। और सियासी रहनुमाओं की जानिब से बढ़ते हुए तशवीश के साथ साथ सिक्योरिटी इक़दामात पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पूरे समाज की है कि इस मुल्क में अमन व अमान कायम हो। हम सब मिलकर इसके लिए कोशिश करें, न कि एक दूसरे पर सियासी इल्ज़ामात की छड़ी लगाएं। बेबाक मुनसिफ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।